हेलो एवरीवन। तो बेटा लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने एस ब्लॉक एलिमेंट्स खत्म किया था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हम लोग इससे पहले कि स्टार्ट करें, हम लोगों ने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ा है कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल है वो मेनली 4 डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर डिवाइडेड थी। तुम्हारे पास ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं क्या, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। देन तुम्हारे जो ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एंड देन जो तुम्हारे ग्रुप जो पीरियोडिक टेबल है उसके जो बीच में एलिमेंट्स आते हैं ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 12, उन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और जो पीरियोडिक टेबल है उसके सबसे नीचे में हमारे रखे हुए हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। हाँ है ना। चलिए बेटा, जो हम ऑलरेडी पीरियोडिक के अंदर पढ़े हुए हैं कि जो हमारे पास पी सबसेल होती है, क्या जो पी सबसेल होती है उसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन कौन से, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। पी सबसेल के अंदर हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स। और एक हर ऑर्बिटल के अंदर पी एक्स, पी वाई, पी जेड, और हर ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। क्या, हर एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसका मतलब जो पी सबसेल है उसके अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई हो सकते हैं। हाँ है ना। तो इससे हमको पता चलता है कि जो पी ब्लॉक है उसके अंदर मेनली हमारे पास ओनली 6 डिफरेंट ग्रुप्स हैं। वो कौन से एलिमेंट्स हैं, तुम्हारे ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 तक। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कोई एलिमेंट पी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो ये हमने एस ब्लॉक के अंदर भी बताया था। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं एस ब्लॉक का एलिमेंट कैसे है, तो अगर जो लास्ट डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन वो अगर एस सबसेल में एंटर करता है तो उसको हमने बोला था एस ब्लॉक एलिमेंट। बराबर है कि नहीं। देन जो तुम्हारे पास अगर लास्ट डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन पी सबसेल के अंदर एंटर करता है तो उसको हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है। देन बेटा, इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था इसके बारे में भी हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल के अंदर पढ़ा था कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स थे उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, सबसे पहले एनएस 1 से 2, ये हमने पीरियोडिक के अंदर पढ़ा था। देन जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, NH2 NP1 to 6। बराबर है कि नहीं। तुम्हारे पास जब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP1, ये होता है तुम्हारे पास बोरॉन फैमिली का, ग्रुप 13 के एलिमेंट्स का। देन तुम्हारे पास NH2 NP2, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स का होता है, 14th ग्रुप, जिनको हम बोलते हैं कार्बन फैमिली। देन NH2 NP3, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था ये ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के लिए था, और इनको हम बोलते हैं क्या, नाइट्रोजन फैमिली। एंड देन तुम्हारे पास अगर NH2 NP4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसको हमने यहां पे कैटेगराइज किया था 16th ग्रुप के अंदर, और इनको हम बोलते हैं क्या, ऑक्सीजन फैमिली या फिर चैल्कोजेंस। ऑक्सीजन फैमिली या फिर चैल्कोजेंस। देन जो तुम्हारे पास 17th ग्रुप था उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, NH2 NP5, इनको हम क्या बोलते हैं, हेलोजेंस। देन हमारे पास जो 18th ग्रुप था उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, NH2 NP6, और इनको हम बोलते हैं नोबल गैसेज या फिर इनर्ट गैसेज। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है। तो ये था इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देन बेटा, तुम्हारे जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये जो पी ब्लॉक है वो तुम्हारे पीरियोडिक टेबल का एकमात्र ऐसा ब्लॉक है जिसके अंदर मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स ये सब के सब पाए जाते हैं। इससे पहले की जो एस ब्लॉक एलिमेंट हमने पढ़ा था उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे मेटल्स थे। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं उनमें जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो सारे के सारे क्या हैं, मेटल्स हैं। जबकि तुम्हारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनमें भी सारे के सारे क्या हैं, मेटल्स हैं। पी ब्लॉक एकमात्र ऐसा ब्लॉक है पूरी पीरियोडिक टेबल का जिसके अंदर मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स ये तीनों चीजें पाई जाती हैं। ठीक है। ये चीजें हम लोग थोड़ी बहुत पहले पढ़ चुके हैं। एक काम करते हैं, इनके बारे में थोड़ा बहुत लिख लेते हैं।
चलिए, सबसे पहले तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं? दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन enters into p सबसेल। कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो किस सबसेल के अंदर एंटर करता है? पी सबसेल के अंदर एंटर करता है। वो होते हैं तुम्हारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जीईसी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो क्या होता है? अभी हमने देखा NH2NP1 से 6 बराबर है, ठीक है। देन पी ब्लॉक तुम्हारे पास एकमात्र ऐसा ब्लॉक, तो ये भी पॉइंट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्या? ओनली ब्लॉक इन पीरियोडिक टेबल which contains metals, non-metals and metalloids। ठीक है, तो ये था तुम्हारे पास बेसिक इंट्रोडक्शन। अब एक काम करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक करके ग्रुप वाइज। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, ये भी लिख लेते हैं कि ग्रुप हम लोग 13 से हैं। ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अंदर। ग्रुप 13 को हम क्या बोलते हैं? बोरॉन फैमिली। चलो इधर लिख लो। ग्रुप 13 वो क्या है? बोरॉन फैमिली। ग्रुप 14 कार्बन फैमिली। देन जो ग्रुप 15 है वो कौन सा है? नाइट्रोजन फैमिली। और जो ग्रुप 16 है वो कौन सा है? ऑक्सीजन फैमिली। या फिर इनको हम क्या बोलते हैं एक और नाम से? चैल्कोजेंस। देन जो ग्रुप 16 है, ग्रुप 16 के बाद जो ग्रुप 17 है उनको हम क्या बोलते हैं? हेलोजेंस। और जो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं? नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक एक करके बोरॉन फैमिली के साथ। तो देखिए, बोरॉन फैमिली के बारे में इससे पहले हम लोग पढ़ें उसका एक बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं कि चैप्टर के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि एस ब्लॉक को हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो अब उसके अंदर हमने ओवरव्यू लिया था। उसके अंदर जो हमने पढ़ा था एक फिक्स्ड पैटर्न था जिसके अनुसार हम लोगों ने वहां पे पढ़ा था। वैसे ही सारे ब्लॉक्स के अंदर वही एक फिक्स्ड पैटर्न रहेगा जिसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे, तो वो काफी इजी होगा याद करने के लिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ओवरव्यू के साथ। तो सबसे पहले हम लोग जब बात करेंगे बोरॉन फैमिली का, तो ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में कौन कौन से? एस ब्लॉक में भी हमने डिस्कस किया था कौन कौन से होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, उनका मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, एटॉमिक साइज का वेरिएशन, देन डेंसिटी, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सारी की सारी चीजें हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंडर में पढ़ेंगे। देन हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ। केमिकल प्रॉपर्टीज में एस ब्लॉक के अंदर हमने क्या पढ़ा था? उन एलिमेंट्स का रिएक्शन एयर के साथ,
नाइट्रोजन के साथ, हेलोजन्स के साथ, ऑक्सीजन के साथ, अलग अलग तरीके से वाटर के साथ कैसे रिएक्शंस करते हैं ये एलिमेंट्स, इन चीजों के बारे में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ेंगे। तो बिल्कुल से वही सारी चीजें रहेंगी, अब हम लोग बस एलिमेंट्स चेंज हो गए हैं। अब वो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बोरॉन के बारे में, ठीक है, उनकी अलग अलग रिएक्शंस पढ़ेंगे उनके साथ। फिर हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड्स के बारे में। क्या? केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन। देखिए, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जो तुम्हारे पास फर्स्ट एलिमेंट है हर एक ग्रुप का, उसके कुछ कंपाउंड्स हमको पढ़ने हैं, और जो सेकंड एलिमेंट है हर एक ग्रुप का, उसके कुछ कंपाउंड्स पढ़ने हैं। जैसे कि बोरॉन फैमिली के अंदर हमको बोरॉन और एल्यूमिनियम के कुछ कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। देन हम लोगों को कार्बन फैमिली के अंदर कार्बन और जो तुम्हारा सिलिकॉन है उसके कुछ कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। देन हम लोगों को ऐसे ही नाइट्रोजन फैमिली के अंदर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के कुछ कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है, जो कि हमारे सिलेबस में है, ठीक है। देन हमारे जो ऑक्सीजन फैमिली है उसमें ऑक्सीजन और सल्फर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देन हम लोग हेलोजेंस के अंदर फ्लोरीन और क्लोरीन के बारे में पढ़ते हैं, उसमें भी हमको क्लोरीन के बारे में मेनली पढ़ना है, फ्लोरीन के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि पता ही होगा कि फ्लोरीन जो है तुम्हारे पास एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जो केवल एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वो केवल -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, हाँ है ना, और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो वो तुम्हारे पास, इसलिए हम लोग को उसके कंपाउंड्स के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। हेलोजेंस के अंदर केवल कुछ कंपाउंड्स हैं, वो क्लोरीन के कंपाउंड्स के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। देन इनर्ट गैसेज के अंदर हम लोग जो पढ़ाई करेंगे वो है तुम्हारे पास हेलोजेंस के थोड़े बहुत, और इनर्ट गैसेज के अंदर हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ा था कि कुछ कंपाउंड्स हैं, वेल नोन कंपाउंड्स हैं जिनोन के, उनके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा हम लोगों को और कुछ नहीं पढ़ना है, हमारे सिलेबस में बस यही सारी चीजें, ठीक है। तो अब हम लोग कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन के अंदर, मतलब हर एक ग्रुप के टॉप के जो 2 एलिमेंट्स हैं उन्हीं के कंपाउंड्स हमको पढ़ने हैं, वरना अगर सबके कंपाउंड्स पढ़ने जाएंगे तो कोई अंत नहीं है, ठीक है। तो कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन के अंदर हमको कौन कौन से कंपाउंड पढ़ने हैं, वो है सबसे पहले बोरेक्स के बारे में। किसके? बोरेक्स। बोरेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? Na2B4O7.10H2O, ठीक है। और इसको हम लोग और कैसे लिखते हैं? Na2B4OH4.8H2O। कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन के अंदर हम लोग सबसे पहले बोरेक्स के बारे में पढ़ेंगे। बोरेक्स के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे बोरिक ऑर्थोबोरिक एसिड के बारे में। ऑर्थोबोरिक एसिड, इसका फॉर्मूला हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं, क्या होता है? H3BO3। ऑर्थोबोरिक एसिड, इसकी प्रॉपर्टीज, इसके कंपाउंड के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे डाइबोरेन के साथ। डाइबोरेन फॉर्मूला क्या था? B2H6, बराबर है कि नहीं? तो देखिए यहां पर ये काफी कंपाउंड्स है जिनके बारे में ऑलरेडी हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ चुके हैं, ऑर्थोबोरिक एसिड के बारे में भी, डाइबोरेन के बारे में भी। तो यहां पर हमको पी ब्लॉक के अंदर काफी जो कंसेप्ट्स हैं वो केमिकल बॉन्डिंग के यूज होंगे, जैसे कि तुम्हारा बनाना बॉन्ड हो गया, जो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग था वो हमारे यहाँ पर यूज होगा। देन इसके अलावा तुम्हारा जो बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट है उसको भी हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो इससे पहले कि हम लोग आगे जाएं, एक काम करना है, पहले केमिकल बॉन्डिंग के नोट्स थोड़े रिवाइज कर लेना। देन बेटा बोरॉन के कंपाउंड्स में हमको मेनली यही 3 कंपाउंड्स पढ़ने हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत बात करेंगे कंपाउंड्स ऑफ एल्यूमिनियम के बारे में। कंपाउंड्स ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के अंदर हमको एज सच कुछ ज्यादा कंपाउंड्स नहीं पढ़ने, मेनली हमको बस एक AlCl3 के बारे में पढ़ना है और उसके कुछ एलम्स के बारे में हमको पढ़ना है, और बस इतना पढ़ने के बाद हमारा बोरॉन फैमिली खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जो ओवरव्यू है उसके हिसाब से हम लोग क्या क्या पढ़ना है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में कौन कौन से? उनकी एटॉमिक साइज, उनका मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, उनकी डेंसिटी, उनका आयनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन, ठीक है, डेंसिटी हो गया, ये सब चीजों के बारे में हम लोग
यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज में उन्हीं एलिमेंट्स के हम लोग अलग अलग रिएक्शंस देखेंगे, जैसे कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, हेलोजन्स के साथ रिएक्शन, एयर के साथ रिएक्शन, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन, वाटर के साथ रिएक्शन, ये अलग अलग टाइप की इनकी रिएक्शंस पढ़ेंगे। देन कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन, कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन में हमको यही 3 कंपाउंड्स बस पढ़ने हैं। कौन कौन से? बोरेक्स के बारे में, जो कि क्या होता है Na2B4O7.10H2O, फॉर्मूले ध्यान में होने जरूरी है। देन इसको हम लोग और कैसे लिखते हैं, Na2B4O5.OH4.8H2O। तो देखिए बोरेक्स के अंदर यहां पर 8H2 होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन केवल 8 होता है, ठीक है। ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3, फिर B2H6 के बारे में। देन हम लोग कंपाउंड्स ऑफ एल्यूमिनियम के अंदर AlCl3 एंड उनके कुछ एलम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अब एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ। चलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ स्टार्ट करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहला हमारे पास जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है इनका मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। देखिए सबसे पहले बोरॉन जो फैमिली है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? बोरॉन बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। बोरॉन एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, ठीक है। देन बेटा अगर इनके एटॉमिक नंबर की बात करें, इनका जो एटॉमिक नंबर है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर जानते हैं कितना? 5, 13। अच्छा एटॉमिक नंबर अगर याद नीचे वाले एलिमेंट का निकालना है तो उसके लिए मैंने पीरियोडिक के अंदर कुछ बताया था, मैजिक नंबर। उनकी हेल्प से हम लोग बड़े आसानी से किसी भी एलिमेंट का उस पर्टिकुलर ग्रुप के हम लोग एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। क्या थे वो मैजिक नंबर? 8, 18, 18 एंड 32, ठीक है। देखो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 के अंदर ये मैजिक नंबर 8 ऐड करो, 8 + 5 कितना? 13। फिर एल्यूमिनियम से अगर मेरे को गैलियम का एटॉमिक नंबर निकालना है तो मैजिक यहाँ पे 13 फिर 18 + 13 कितना हो गया? 31, बराबर है। तो गैलियम का एटॉमिक नंबर कितना? 31। फिर 31 में क्या करो? 18 ऐड कर दो, इंडियम का एटॉमिक नंबर आ जाएगा। तो 18 + 31 कितना हो जाएगा बेटा? 49, बराबर है। देन तुमको अगर थैलियम का एटॉमिक नंबर निकालना है तो 49 में क्या करो? 32 ऐड कर दो, तो कितना आ जाएगा ये? 81, बराबर है। चलिए पीरियोडिक के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि जनरली किसी भी ग्रुप में हम जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, बराबर है कि नहीं? तो इसमें जो तुम्हारे पास बोरॉन है, बोरॉन क्या होता है? प्रीडोमिनेंटली नॉन मेटेलिक इन कैरेक्टर। ये तुम्हारे पास क्या है? नॉन मेटल है। देन एल्यूमिनियम जो है तुम्हारे पास वो क्या कैसा कैरेक्टर शो करता है? मेटेलिक कैरेक्टर। देन तुम्हारे पास ये भी मेटेलिक कैरेक्टर शो करता है। ऐसे ही इंडियम, ये भी मेटेलिक और ये भी मेटेलिक कैरेक्टर शो करता है। तो बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पर, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, on moving down the group, metallic character increases while non-metallic character decreases. While non-metallic character decreases.
ठीक है। और जो हैवियर एलिमेंट्स हैं ग्रुप 13 के, वो क्या होते हैं, तुम्हारे पास हाईली मेटेलिक इन कैरेक्टर होते हैं। तो ये हमारे पास पहला फिजिकल प्रॉपर्टी था, क्या, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में। तो तुम्हारे पास जनरली डाउन द ग्रुप जाने के ऊपर मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज करता है। देन अगला हमारे पास है इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो बेटा सेकेंड हमारे पास जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो है हमारे पास इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेकेंड हमारे पास जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं इस ग्रुप के अंदर, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। बोरॉन का एटॉमिक नंबर अभी हमने देखा था कितना, 5, एल्यूमिनियम का 13, गैलियम का 31, इंडियम का 49 एंड थैलियम का 81। ठीक है। देन अगर हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना, 5। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी हम लोग पीरियोडिक टेबल के अंदर लिखना सीख चुके हैं। बोरॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उससे जस्ट पहले नोबल गैस कौन सी है, हीलियम। उसके टर्म में हम लोग क्या लिखेंगे, हीलियम 2s2 2p1 बराबर है। देन अगर बात करें एल्यूमिनियम के लिए तो एल्यूमिनियम से जस्ट पहले जो नोबल गैस है वो कौन सा है, नियोन। तो उसके टर्म में नियोन 3s2 3p1। देन गैलियम के लिए अगर बात करें तो गैलियम से जस्ट पहले तुम्हारा जो नोबल गैस होता है वो कौन सा होता है, आर्गन, एटॉमिक नंबर 18। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर्गन 3d10 4s2 4p1 बराबर है। देन तुम्हारे पास इंडियम के लिए जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो क्या था, इंडियम से जस्ट पहले जो नोबल गैस है वो कौन सा है, क्रिप्टॉन। उसके टर्म में जो तुम्हारा नोबल गैस का ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, 4 क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p1। ठीक है। देन अगर थैलियम के लिए बात करें तो थैलियम से जस्ट पहले जो नोबल गैस आती है वो कौन सी आती है, जीनॉन। तो तुम्हारे पास इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो क्या, 4f14 5d10 6s2 6p1। हाँ है ना। देखो ध्यान से, सब यहाँ पे सभी एलिमेंट्स का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आउटर मोस्ट सेल का वो क्या है, n। यहाँ पे 2s2 2p1 3s2 3p1 4s2 4p1 5s2 5p1 6s2 6p1। तो इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ग्रुप 13 के एलिमेंट्स का वो क्या है, आउटर मोस्ट सेल का ns2 np1। ठीक है। फिर अगर इन एलिमेंट्स के पीरियड की बात करें तो देखो यहां पर जो बोरॉन है उसका जो लास्ट सेल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन गया वो कौन सा है, यहां पर n=2। तो ये कौन से पीरियड का एलिमेंट्स आता है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट। ऑलरेडी पीरियोडिक के अंदर पढ़ चुके हैं। जैसे एल्यूमिनियम देखो कौन से पीरियड का है, थर्ड पीरियड, गैलियम फोर्थ पीरियड का, देन इंडियम तुम्हारे पास है बेटा फिफ्थ पीरियड, थैलियम है सिक्स्थ पीरियड एलिमेंट। ठीक है। फिर अगर इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो देखो यहां पर इनका जो इनर कोर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इनका जो इनर कोर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, देखो बोरॉन का जो आउटर मोस्ट सेल है उसको अंदर उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को छोड़ करके जो अंदर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बोरॉन और एल्यूमिनियम के लिए वो कैसा है, इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इनर कोर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। कैसा है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। अगर बात करें गैलियम और इंडियम का तो उनके लिए अगर हम देखें तो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को छोड़ करके जो अंदर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे कि गैलियम के लिए बचा वो क्या बचा, आर्गन 3d10। और जो इंडियम है उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बचा, क्रिप्टॉन 3d10। अगर बॉन्डिंग का याद हो तो कुछ
तो बताया था कि इस ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या बोलते हैं, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये कैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, बराबर है। जबकि तुम्हारे पास जो थेलियम है उसके लिए अंदर का कोर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, सिंपल जिनॉन 4f14 5d10। ठीक है, तो ये था हमारे पास इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। देन हम बात करते हैं थर्ड, इनका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वह है इनकी एटॉमिक साइज के बारे में। देन हमारे पास बेटा जो थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी है वह है इनकी एटॉमिक साइज के बारे में। चलिए, तो पीरियोडिक के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि जब किसी ग्रुप के अंदर हम जनरली जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं वो इंक्रीज करते हैं रेगुलरली, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज जनरली इंक्रीज करता है। तो अगर ग्रुप 13 के एलिमेंट्स की अगर हम साइज की बात करें तो हमारा जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर है, ये चीज हम लोगों ने पीरियोडिक के अंदर भी पढ़ा था। तो जो हमारा एक्सपेक्टेड ऑर्डर है वो क्या होता है कि तुम्हारे पास बोरॉन है, फिर एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। तो तुम्हारे पास बोरॉन से बड़ा साइज क्या होना चाहिए, एल्यूमिनियम का, फिर एल्यूमिनियम से बड़ा साइज गैलियम का, गैलियम से बड़ा इंडियम का, इंडियम से बड़ा थैलियम का। ये हमारे पास एक्सपेक्टेड ऑर्डर होना चाहिए किसका, साइज का। लेकिन याद करो पीरियोडिक के अंदर हम लोगों ने जो पढ़ा था कि तुम्हारे पास लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नाम की एक चीज पड़ी थी। वो क्या था कि तुम्हारे पास 4f सबसेल के या फिर d सबसेल के उनके आने से तुम्हारे जो उनकी पुअर शिल्डिंग की वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज करता है। अगर न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज करेगा तो तुम्हारी जो साइज है वो क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेड ऑर्डर है। लेकिन जो ऑर्डर होता है साइज का, जो एक्चुअल ऑर्डर है वो क्या है, तुम्हारे पास बेटा इंडियम, देखो सबसे छोटा साइज किसका, बोरॉन का, फिर हमारे हिसाब से आता है एल्यूमिनियम, लेकिन उसके बाद आता है कौन, गैलियम, फिर एल्यूमिनियम। ऐसा क्यों कि गैलियम का साइज कम हो गया और एल्यूमिनियम का साइज ज्यादा है? बेटा इसका रीजन है तुम्हारे पास जो गैलियम है वो जस्ट जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो आती है 3D जिंक के जस्ट बाद आता है, हाँ है ना। तो जिंक के यहाँ पे उससे जस्ट पहले डी सबसेल कंप्लीट होता है, तो उसके पूरा शिल्डिंग की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, तो जिसकी वजह से साइज क्या होती है, कम होती है। तो ये बात वही है कि हमको जनरली क्या होगा कि 13th ग्रुप के अंदर काफी एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि डी सबसे जो डी ब्लॉक है उसके जस्ट बाद कौन सा ग्रुप आता है, 13th ग्रुप आता है। तो उसका हमको साइड इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है इनके एलिमेंट्स के साथ। तो कई प्रॉपर्टीज में हमको यहाँ पर एक्सेप्शन देखने को मिलता है। वो रीजन यही है कि जो डी ब्लॉक होता है उसके जस्ट बाद तुम्हारा ये बोरॉन फैमिली आता है, समझे कि नहीं। तो वही है कि गेहूं के साथ गुण भी पिसता है, तो वही हालत यहाँ पर इनका है। तो बोरॉन के बाद किसका साइज, गैलियम का। अगर इनके एक्चुअल साइज का ऑर्डर देखोगे एनसीईआरटी के हिसाब से, तो एनसीईआरटी के हिसाब से गैलियम का जो साइज होता है वो होता है 135 पिकोमीटर, और एल्यूमिनियम का जो साइज होता है वो होता है 142 पिकोमीटर। फिर बेटा साइज का ऑर्डर तुम्हारे पास जो इंडियम और जो थैलियम है इनके अंदर हमको जो साइज है वो ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलती है। इनमें साइज में ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता। रीजन तुम्हारे पास सेम है। तुम्हारे थैलियम के अंदर जाते हैं तो तुम्हारा एफ सबसेल के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, जिसकी वजह से पुअर शिल्डिंग की वजह से तुम्हारा साइज
कम होता है, और इसलिए हमारा इंडियम और जो थैलियम है उनकी साइज क्या देखने को मिलती है, ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलती है। तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेड ऑर्डर है साइज का, और ये इनका एक्चुअल ऑर्डर है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला हमारे पास जो फिजिकल प्रॉपर्टी है फोर्थ, वो है इनकी आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। आयनाइजेशन एनर्जी या फिर इंथैल्पी। क्या होता है सबसे पहले आयनाइजेशन एनर्जी? किसी भी एलिमेंट के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसको रिमूव करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। तो यहां पर हम जानते हैं कि जो हमने जनरल ट्रेंड पढ़ा है आयनाइजेशन एनर्जी का, वो क्या था कि डाउन द ग्रुप जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी तुम्हारी डिक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस से डिस्टेंस इंक्रीज करता है, तो तुम्हारे उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी के केस में भी हमको जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर मिलता है, क्या आयनाइजेशन एनर्जी के केस में भी जो हम लोग एक्सपेक्टेड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर देखेंगे ग्रुप 13 के एलिमेंट्स में, तो वो क्या होना चाहिए कि बोरॉन का सबसे ज्यादा, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम। बराबर है कि नहीं? लेकिन हमको जो एक्चुअल है वो ये साइज का और ये तुम्हारा आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर देखने को नहीं मिलता। रीजन क्या है? रीजन फिर से हमको सेम है तुम्हारे पास, ड्यू टू पुअर शिल्डिंग ऑफ डी सबसेल इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके अंदर याद करो, मैंने पीरियोडिक के अंदर भी ट्रिक बताया था, 15324। इनका जो आयनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर था वो क्या था, 15324। ये क्या है? फर्स्ट अगर तुम्हारे पास एलिमेंट बोरॉन है, सेकंड एल्यूमिनियम, थर्ड गैलियम, फोर्थ इंडियम एंड फिफ्थ है हमारे पास थैलियम। तो जो एक्चुअल ऑर्डर होता है आयनाइजेशन एनर्जी का, एक्चुअल आयनाइजेशन एनर्जी वो सबसे ज्यादा किसका देखने को मिलता है? बोरॉन का, उसके बाद थैलियम का, फिर तुम्हारे पास गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, और सबसे कम किसका? इंडियम का। सबसे ज्यादा किसका? बोरॉन, फिर थैलियम। थैलियम का ऐसा क्यों देखने को मिला? ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या? ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। उस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से तुम्हारे पास जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर गया। फिर से बोल रहा हूं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर गया। इसका मतलब क्या है? उस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन इंक्रीज कर गया तुम्हारा न्यूक्लियस के साथ, तो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट हो जाएगा। इसकी वजह से उसका एनर्जी ज्यादा हमको देना पड़ेगा, इसलिए थैलियम का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है। और फिर तुम्हारे पास फिर गैलियम है, फिर एल्यूमिनियम एंड सबसे कम इंडियम का। ठीक है, तो ये हमारे पास था इनका आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। यही चीज हम लोगों ने पीरियोडिक के अंदर इसको ग्राफ की फॉर्म में भी देखा था। अगर हम बात करें आयनाइजेशन एनर्जी को, और अगर एटॉमिक नंबर को ग्राफ पे प्लॉट करें, तो ग्राफ किस हिसाब से आएगा? देखिए, सबसे ज्यादा किसका? यहां पे जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? 5 एलिमेंट्स हैं 13th ग्रुप के अंदर। वो कौन कौन से? एटॉमिक नंबर 5, फिर 13, फिर तुम्हारे पास एटॉमिक नंबर है 31, फिर एटॉमिक नंबर है 49 एंड 81। ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं। तो सबसे ज्यादा जो आयनाइजेशन एनर्जी का ग्राफ अगर देखोगे वो किसका है? बोरॉन। तो तुम्हारे पास सबसे ऊपर कौन आना चाहिए? बोरॉन। ठीक है, फिर कौन? थैलियम। तो तुम्हारे पास थैलियम कहां पे? ये रहा थैलियम यहां पर। तो सेकंड यहां पर ये थैलियम। फिर कौन है? थर्ड गैलियम। गैलियम का तुम्हारे पास थर्ड लाइन पे। फिर तुम्हारे पास है सेकंड बोरॉन, ये एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इस लाइन के ऊपर। देन कौन है? इंडियम। इंडियम 49, वो क्या है? सबसे पीछे में।
तुम्हारे पास ये रहा। तो इसका जो अगर प्लॉट बनाओगे तो कैसे बनाओगे, इस लाइन को यहां से ज्वाइन करो। तो देखो आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर यहां पर अगर प्लॉट करोगे आयनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक नंबर को आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट में, तो क्या होगा, तुम्हारे पास जो ये लाइन देखने को मिलती है वो जिगजैग लाइन देखने को मिलती है। पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर केवल बोरॉन फैमिली ऐसा है जहां पर आयनाइजेशन एनर्जी का तुमको जो ये ग्राफ है वो ऐसे जिगजैग ग्राफ देखने को मिलता है। समझे कि नहीं, ये हमने पीरियोडिक के अंदर भी पहले डिस्कस किया था, यहां पे बस एक रिवीजन करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास था अगला इनका फिजिकल प्रॉपर्टी आयनाइजेशन एनर्जी। अब अगला हमारे पास जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट फिजिकल जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, फोर्थ के बाद हमारे पास जो फिफ्थ फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, बोरॉन, तुम्हारे पास एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, बराबर है कि नहीं, यही हमारे पास एलिमेंट्स हैं। तो बोरॉन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो याद करो, पीरियोडिक के अंदर बताया था जो फ्लोरीन होता है, कैसे याद करवाया था, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, फ्लोरीन के जस्ट पीछे ऑक्सीजन, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, उससे जस्ट पीछे नाइट्रोजन, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3, नाइट्रोजन के जस्ट पीछे कौन, कार्बन, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना था 2.5, देन उसके पीछे था बोरॉन, उसका 2। तो जो फर्स्ट तुम्हारे पास जो ग्रुप आता है, सॉरी जो फर्स्ट उन पी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.5 से लगातार लेफ्ट से राइट जाने पर इंक्रीज कर रहा था, ये हम लोगों ने पीरियोडिक के अंदर देखा था। तो बोरॉन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो कितना होता है 2। फिर डाउन द ग्रुप जाने के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली क्या करता है, इंक्रीज करता है, बराबर है कि नहीं, बोलो। लेकिन यहां पर बोरॉन का कितना 2, एल्यूमिनियम का फिर 1.5, एल्यूमिनियम के बाद फिर जो गैलियम होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एनसीईआरटी के हिसाब से 1.6, इंडियम का 1.7 एंड जो थैलियम है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना 1.8। रीजन क्या है कि यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर गया, सेम रीजन है जो हमको बाकी एटॉमिक साइज में आयनाइजेशन एनर्जी में देखने को मिला, क्या कि तुम्हारे पास डी और एफ के इलेक्ट्रॉन्स की पुअर शील्डिंग की वजह से इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने का जो टेंडेंसी है वो क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो इसलिए हमको इनके अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसमें भी इंक्रीज देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये था बोरॉन। फिर ध्यान में रखना कि तुम्हारे पास सबसे कम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है बोरॉन फैमिली के अंदर वो किसका होता है, एल्यूमिनियम का, और सबसे ज्यादा बोरॉन का, इससे ज्यादा कुछ ध्यान में नहीं रखना। देन हमारे पास बेटा जो अगला फिजिकल प्रॉपर्टी है, अब हमारे पास जो अगला फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड
अगला और लास्ट जो हमारे पास आज का लिए फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसके अंदर हमारे पास काफी इंफॉर्मेशन वाली चीजें हैं जो हमको याद रखनी है। बेटा जो तुम्हारे पास बोरॉन, इनके अंदर जो बोरॉन फैमिली है इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में एज सच कोई रेगुलर वेरिएशन नहीं है। सबसे पहले तो तुम्हारे पास जो एलिमेंट है बोरॉन, बोरॉन तुम्हारे पास क्या है, नॉन मेटल है और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, एक्सट्रीमली हाई होते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। क्या बोरॉन इज, बोरॉन क्या है, नॉन मेटल है, इट इज हार्ड, क्या होता है, हार्ड होता है, एंड ब्लैक कलर सॉलिड, एंड ब्लैक कलर सॉलिड। इसके अलावा जो बोरॉन होता है वो कई एलोट्रोपिक फॉर्म में पाया जाता है। बोरॉन एग्जिस्ट इन मैनी एलोट्रोपिक form and due to very strong crystalline lattice it has very high melting point and boiling point। क्या होता है, बोरॉन तुम्हारे पास कई क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है और जो उसके कई एलोट्रोपिक फॉर्म में पाया जाता है और उनके अंदर जो स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लेटिस होने की वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, काफी हाई होता है, अनयूजुअली काफी ज्यादा हाई होता है। ठीक है, देन तुम्हारे पास इनके अंदर कोई हमको रेगुलर वेरिएशन देखने को नहीं मिलता, ये भी लिख सकते हो। नो रेगुलर वेरिएशन कोई एज सच इनमें कोई रेगुलर वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के केस में। देन बेटा ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ये इंफॉर्मेशन के लिए तुम्हारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो गैलियम है, गैलियम हैज मेल्टिंग पॉइंट 30 डिग्री सेल्सियस। गैलियम जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 30 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा, 303 केल्विन। कितना, तुम्हारे पास 303 केल्विन। तो देखो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी कम होता है। अगर गर्मियों की बात करोगे तो नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है वो हमारे इंडिया में लगभग 30 डिग्री से ऊपर रहता है, बराबर है कि नहीं। मतलब अगर समर्स के अंदर हम बात करें तो गैलियम जो है तुम्हारे पास रूम टेम्परेचर के ऊपर भी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, बराबर है कि नहीं। क्यों, क्योंकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, काफी कम होता है। तो तुम्हारे पास ये भी कई बार पूछा जा चुका है जेई के अंदर ये पहले, इसलिए इसको ध्यान में रखना। क्या कई बार पूछा गया है कि तुम्हारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। तो वो तुम्हारे पास बस इंफॉर्मेशन अगर तुमको पता होगी तो तुम ये क्वेश्चन कर सकते हो, वरना नहीं कर पाओगे। तो गैलियम का ध्यान में रखना कि मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 30 डिग्री सेल्सियस होता है, 303 केल्विन। इट एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म ड्यूरिंग समर।
समर्स के टाइम पे, गर्मियों के टाइम पे ये किस फॉर्म में रहता है? लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। फिर बेटा जो गैलियम है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, गैलियम हैज बॉइलिंग पॉइंट 2676 केल्विन। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है गैलियम का वो कितना? 2676 केल्विन होता है, जो कि काफी ज्यादा हाई है। देखो ध्यान से, अगर तुम मेल्टिंग पॉइंट और अगर बॉइलिंग पॉइंट में वेरिएशन देखो तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लगभग 2300 2350 केल्विन के लगभग का डिफरेंस है। तो ये हमारे हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, सब्सटेंसेस के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को, उनके टेम्परेचर्स को मेजर करने के लिए हम लोग गैलियम को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। देन लिखना चाहो तो लिख लो, गैलियम हैज बॉइलिंग पॉइंट 2676 केल्विन which makes it useful for measuring high temperature, for measuring high temperature। ठीक है, देन हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है वो क्या, कि जब हम गैलियम को तुम्हारे पास सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड तो जो अगर गैलियम से अगर हम सॉलिड गैलियम में अगर कन्वर्ट करते हैं तो जो डेंसिटी है वो क्या करती है? डिक्रीज करती है। इन शॉर्ट हम बोलें क्या, कि जो लिक्विड गैलियम है वो तुम्हारे पास एक्सपेंड करता है, कब? जब तुम्हारे सॉलिड में कन्वर्ट होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लेना। क्या? लिक्विड गैलियम expands while changing into solid form। क्या? लिक्विड गैलियम जो है वो एक्सपेंड करता है, मतलब वॉल्यूम ज्यादा होता है। किसका? लिक्विड गैलियम का, नहीं सॉरी, तुम्हारे पास सॉलिड फॉर्म का जो है वो वॉल्यूम ज्यादा एक्सपेंड कर रहा है तुम्हारे पास, मतलब वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो वॉल्यूम ज्यादा है तो तुम्हारे पास डेंसिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो डेंसिटी की अगर बात करेंगे तो डेंसिटी जो है वो किस, लिक्विड जो गैलियम है उसका डेंसिटी ज्यादा होता है, किससे? सॉलिड गैलियम से। ठीक है, तो ये हमारे पास था इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो ये हमारे पास इन शॉर्ट जो बोरॉन फैमिली है उनकी सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म होती हैं। अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज को फिनिश करेंगे, उसके बाद सीधे कंपाउंड्स के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो यहां तक पूरा पढ़ लेना।